नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर मैराथन समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लगभग पूरे दिन चलने वाली 16 विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित विभाग के मंत्री सचिव के साथ साथ सभी जिलों के उपायुक्त और एसपी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। देखिए, सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के स्तर से की जाने वाली इस बैठक में विशेषकर ऐसे विभागों को चुना गया है जिसका सीधा सरोकार आम जनता से है। मीटिंग में सरकार का फोकस ग्रामीण विकास योजनाओं में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना पर रहने की संभावना जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर अब बोकारो में भी देखा जा रहा है। जिले में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। चास नगर निगम के कई वार्डों में घर डूबे हुए हैं। धनबाद पुरुलिया मुख्य सड़क नदी के रूप में तब्दील हो गई है। जायजा लिया बोकारो से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। गुलाब तूफान का असर बोकारो जिले में शुरू हो चुका है। अब हम तस्वीरों में अब नजारा दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये धनबाद पुरुलिया मुख्य मार्ग है और इस मार्ग की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बगल में सोलागिड्डी तालाब है और पूरी तरह से जो तालाब का जो सटा हुआ मुख्य सड़क है वो पूरी तरह पानी में लबालब भरा हुआ है। अब तस्वीरों में इसका नजारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी सड़क जो है वो जलमग्न हो चुकी है। हम तस्वीरों में यह भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह गाड़ियां गुजर रही हैं और गाड़ियों के कहां तक पानी। अब कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं इधर कि घुटने तक पानी है और इधर हम तालाब का एक नजारा दिखाना चाहते हैं कि देखिए तालाब की स्थिति क्या है। तालाब और सड़क में कोई जो है वो समानता नहीं है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी पुलिस पदाधिकारियों को सड़क पर उतरकर इस तरह की स्थिति का जायजा लेना चाहिए। जहां पर अतिक्रमण है, जहां पर पानी निकासी को बंद कर दिया गया है, तत्काल उसे तोड़ा जाए ताकि इस प्रकार की बाढ़ की स्थिति चास में उत्पन्न नहीं हो सके। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। वहीं देखिए, बोकारो में भी गुलाब तूफान का असर चास नगर निगम क्षेत्र में दिख रहा है। तूफान की वजह से हो रही बारिश से लोगों की करोड़ों की गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। चिराचास स्थित आशियाना फेज 4 में लोगों ने बड़े अरमान के साथ अपार्टमेंट में फ्लैट लिया था, लेकिन कल की तेज बारिश में उनकी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। गाड़ी मालिक बेहद परेशान हैं। वहीं बिल्डर्स की ओर से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और देखिए, बोकारो से ही आपको खबर बता रहे हैं जहां पर गुलाब तूफान का असर देखा जा रहा है, भारी बारिश का असर देखा जा रहा है। देखिए, अपार्टमेंट में जो करोड़ों की गाड़ियां हैं वो पानी में किस तरीके से डूबी हुई हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान का कितना खासा असर बोकारो में देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से गाड़ी मालिक बेहद परेशान है और बिल्डर मौके से लापता नजर आ रहे हैं। पानी निकासी की कोई व्यवस्था बिल्डरों के द्वारा नहीं की गई है, जिसकी वजह से गाड़ी मालिक बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और देखिए, बोकारो में गुलाब तूफान का खासा असर देखने को मिल रहा है। मृत्युंजय कुमार फोन लाइन पर हमारे जुड़ गए। मृत्युंजय, अभी क्या कुछ हालात वहां पर, क्या पानी निकासी की कोई व्यवस्था की गई है? जिस प्रकार से गुलाब तूफान का असर हुआ है और आशियाना फेज 4 में जो लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ घर खरीदा था और गाड़ियों को रखा था, कई लोगों ने गाड़ियां 3 महीने और 3-4 दिन पहले खरीदी थी। ऐसे में जिस प्रकार से जोरिया को अतिक्रमण करके बड़े बड़े इमारत खड़ा कर दिए गए, ऐसे में एक जो रात में बारिश हुई और लबालब पानी भर गए। 25 से 27 गाड़ियां पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। अभी तक वहां बिल्डर के द्वारा न पानी निकासी का काम किया जा रहा है और ही नगर निगम के कोई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लोग काफी परेशान है। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से बिल्डर के द्वारा इस बेसमेंट में गाड़ी लगाने को कहा गया, जिस कारण हम लोगों ने लगाई, लेकिन रात में सिर्फ एक मैसेज करके आगाह करने की बात उन्होंने कही। लेकिन अगर लोगों ने जगाने का काम करता तो गाड़ी निकल जाती। लेकिन जिस प्रकार से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से गाड़ियां डूब चुकी है, लोग परेशान है। लोगों का कहना है कि हमारी गाड़ी कमाई पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब हमें यह भी खतरा महसूस हो रहा है क्योंकि जोरिया किनारे अगर इस तरह से पानी का बहाव हो सकता है तो कहीं जो बिल्डिंग है वो भी कहीं जमींदोज न हो जाए, इसको लेकर लोग सशंकित हैं। जी
मृत्युंजय, क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है लोगों के द्वारा, क्योंकि बिल्डर्स तो सुन नहीं रहे हैं, लोग अपनी तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं पानी निकासी को लेकर? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से पानी भरा हुआ है, यह तुरंत खाली नहीं हो सकता है, क्योंकि जोरिया भी लबालब भरा हुआ है और जोरिया का जो रूट है वो चेंज कर दिया गया बिल्डर के द्वारा, जिस कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अब लोग बिल्डर के ही आस लगाए बैठे हैं। लोगों का कहना है कि चूंकि पानी अगर भरता है तो गाड़ी का कोई मुआवजा नहीं मिलता है, ऐसे में बिल्डर को अब मुआवजा देना होगा। लोग जिला प्रशासन से भी अब अतिक्रमण मुक्त करने की मांग कर रहे हैं कि इस तरह से हम लोगों को धोखे में रखकर इस तरह की बिल्डिंग बेची गई और आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि आज हमने जो खून पसीने की कमाई से पैसे लगाकर गाड़ियां खरीदी थी, आज गाड़ियां हमारी जमीन के जो बरसात के पानी में पूरी तरह से डूब लगी है और हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। जी चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बोकारो से आपको ये खबर बता रहे थे, जहां पर गुलाब तूफान का असर दिख रहा है। भारी बारिश की वजह से जो अपार्टमेंट हैं, उनके अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनकी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं और बिल्डर्स पर आरोप लग रहा है कि बिल्डर्स पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। कोडरमा के विभिन्न इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसका असर रेल परिचालन पर भी देखने को मिला है। आज सुबह हिरोडी शर्मा टांड स्टेशन के बीच एलसी गेट नंबर 29 के पास रेलवे के ओवरहेड वायर पर पेड़ गिर गया, जिससे करीब 3 घंटे तक कई ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इससे नई दिल्ली सियालदह एक्सप्रेस हिरोडी स्टेशन पर खड़ी रही। वहीं नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस और नई दिल्ली भुवनेश्वर स्पेशल एक्सप्रेस कोडरमा में ही खड़ी रही। रेलवे ने युद्ध स्तर पर रेलवे लाइन को क्लियर करने का काम किया, जिसके बाद सुबह 8 बजे के बाद ट्रेन परिचालन सामान्य हो सका। वही देखिए, मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में गुलाब तूफान का कहीं भी असर नहीं है और यह तूफान पूरी तरह गुजरात की ओर शिफ्ट कर चुका है। राजधानी रांची समेत झारखंड में जो भी मौसम खराब है वह बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से है। इसी के साथ मौसम विभाग ने झारखंड में अच्छी बारिश की संभावना भी जताई है और कहा है कि मानसून के बेहतर होने का अनुमान भी है। इस दौरान जिले हैं जहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल चल रहा है और जो 5 जिले हैं जहाँ पे डिफिशिएंट रेनफॉल चल रहा है और 1 जिला है जहाँ पे एक्सेस रेनफॉल हो रहा है। जो एक्सेस रेनफॉल है वो लोहरदगा में और जो डिफिशिएंट जो रेनफॉल है वो आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका गोड्डा और पाकुर में डिफिशिएंट है रेनफॉल थोड़ा, और इधर में अगर पश्चिम की बात करें तो गुमला में और आपका चतरा में डिफिशिएंट है और साथ में जो साउथ वेस्ट में बात करें तो सिमडेगा में भी डिफिशिएंट रेनफॉल अभी तक चल रहा है। खबर गोड्डा से, जहां स्कूल में छेड़खानी की घटना पर प्रिंसिपल पर ही बेहद शर्मनाक बयान देने का आरोप लगा है। घटना जमनी पहाड़पुर स्कूल की है, जहां 9वीं की छात्राओं ने कुछ छात्रों के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की थी। इस मामले में आरोपी छात्र तो गिरफ्तार हुए, लेकिन प्रिंसिपल पर कार्रवाई का अभी भी इंतजार है। लोगों के गुस्से का शिकार टी शर्ट पहना ये शख्स कहने को तो गोड्डा के एक स्कूल का प्रिंसिपल है, लेकिन इसकी करतूतें पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार करने वाली है। इसकी शर्मनाक हरकत सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे कि शिक्षा के मंदिर का महंत भी कभी ऐसा सोच सकता है, ऐसी शर्मनाक बातें कर सकता है। छात्राओं का आरोप है कि जब उन्होंने स्कूल में छेड़खानी को लेकर कुछ लड़कों के खिलाफ शिकायत की तो इस प्रिंसिपल सुमन ने मर्यादा की सारी सीमा तोड़ते हुए ये कह दिया कि लड़की हो तो छेड़खानी तो होगी ही। सर बोले सुमन सर क्या मेरे साथ बहुत लड़का छेड़छाड़ी हुई, लड़का कर रहा था, तो बोला क्या हम सर को जाके बोले ना, बोलता क्या लड़की है तो लड़का कर भी करेगा। कौन सर बोला? सुमन सर। लड़का बोला क्या अब तुम लड़का से बोल रहा था, हम लोग घर जा रहे तो बोल रहा था कि बाय बोला, तो हम लोग बोले क्या सुमन सर को बोल रहे ना के, बोलता क्या तुम लोग बोल देती हाय। अब जमनी पहाड़पुर स्कूल के अखाड़ा बनने की पूरी कहानी जान लीजिए। छात्राओं की शिकायत पर जब कार्रवाई के बजाय प्रिंसिपल ने शर्मनाक जवाब दिया तो अभिभावक आग बबूला हो गए। हो भी क्यों ना, भला जिस स्कूल का प्रिंसिपल ही ऐसी बातें करता हो, उस स्कूल में बेटियां कितनी सुरक्षित होंगी।
गुस्साए परिजन स्कूल पहुंचे। पहले तो आरोपी लड़कों की पहचान कर उसकी खबर लेनी चाहिए। इसी बीच प्रिंसिपल बीच बचाव करने आ गए, जिसके बाद परिजनों ने प्रिंसिपल की भी जमकर खबर ले ली, उन्हें गर्दनियां दी, धक्का मुक्की की। वहीं इस पूरे मामले में अब आरोपी प्रिंसिपल सफाई देने में जुटे हैं। हमने उसे बताया कि ये विद्यालय का काम है, विद्यालय प्रबंधन का काम है, विद्यालय प्रबंधन इस मामला को देखेगा। स्कूल में प्रिंसिपल की गंदी बात को लेकर बवाल पुलिस तक पहुंचा। मुफस्सिल थाना पुलिस स्कूल में पहुंची और बीच बचाव कर आरोपी लड़कों को गिरफ्तार किया और पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। देखिए, जब छेड़खानी का मामला है तो यहाँ पहले स्कूल छोटा मोटा बात होता है तो हम लोग पहले प्रिंसिपल पर छोड़ देते हैं जी, लेकिन इधर छेड़खानी की बात आ जाती है तो फिर हम लोग अपने स्तर से उसका जो कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया होती है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। अब पुलिस भले ही कार्रवाई करेगी, लेकिन सवाल है कि शिक्षक समाज पर दाग लगाने वाले इस प्रिंसिपल पर कार्रवाई कब होगी? क्या ऐसे बेशर्म प्रिंसिपल की हरकतों को शिक्षा विभाग नोटिस में लेगा? इसकी क्या गारंटी है आगे से ये प्रिंसिपल स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी देगा? गौरव कुमार झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। लंबे इंतजार के बाद बुधवार को गोड्डा से खुली पहली ट्रेन गुरुवार की सुबह 6:15 बजे रांची पहुंची। बुधवार दोपहर 1:20 पर गोड्डा से खुलने के बाद इस स्पेशल ट्रेन को रांची पहुंचने में 17 घंटे लगे। आज सुबह रांची पहुंचे यात्रियों में गजब का उत्साह और उनके चेहरे पर एक खुशी नजर आई। न्यूज़ 18 पर अपनी खुशी को साझा करते हुए यात्रियों ने बताया कि समय भले ही कुछ ज्यादा लगा हो, लेकिन गरीब गुरबों की यह ट्रेन तमाम सुविधाओं से भरी है। गोड्डा से रांची पहुंचे यात्रियों से बात की रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। लंबे इंतजार के बाद गोड्डा से रांची के लिए खुली ट्रेन गुरुवार की सुबह 6:15 बजे रांची स्टेशन पर पहुंच गई है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वास्तव में गोड्डा से ट्रेन कह सकते हैं लंबे इंतजार के बाद खुली और आप लोग रांची पहुंचे हैं। पहली बार जो इस ट्रेन के जो यात्री हैं आप ही लोग हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने में, गोड्डा से रांची अच्छा लगा, सुविधा हुआ। सुविधा हुई अब बहुत कम समय में पहुँचाई है और अच्छा हम लोग शुभकामना देते हैं, ट्रेन अच्छी ढंग से चलते रहे और पब्लिक का कल्याण। आप लोग वहाँ जब चले थे ट्रेन से तो कल बुधवार दोपहर 1:15 बजे ट्रेन रवाना हुई थी। 1:20 में वहाँ से खुली थी और वहाँ से बहुत गरीब गुरबा को ये बहुत अच्छा सुविधा मिला है। इसके लिए मैं वहाँ के स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और रेल मंत्री को। वहाँ से आने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन सबसे बड़ा सुख की बात क्या है कि गरीब लोग जो बस पे आते थे उसका भाड़ा बहुत अधिक लगता था। इसमें 160 रुपये में रांची लोग आराम से पहुँचेंगे। देखिए, कह सकते हैं कितने खुश हैं लोग कि गरीब गुरबों की ट्रेन है और 160 रुपये में आराम से गोड्डा से यहाँ लोग रांची में पहुँच गए। ऐसे आप लोग बस से जो आते थे भाड़ा कितना लगता था? भाड़ा तो इससे 600 रुपया, ऐसे कई गुना भाड़ा ज़्यादा लगती थी। उसके बाद परेशानी अलग और कंफर्टेबल भी नहीं है, बस से आने से बहुत अधिक परेशानी है। आइए तो आप भी आई हैं गोड्डा से? बिहार से आए। इसी ट्रेन से आई हैं ना? हाँ, झाझा से चढ़ी। हाँ। तो ट्रेन पर आप लोग गोड्डा से रांची पहुँचे झाझा होते हुए, हाँ। कैसा महसूस हुआ? सुविधा हुआ है। सुविधा हुआ। हाँ। तो लोगों का साफ कहना है कि गोड्डा से आज तक जो लोग बस पर सफर करते आए थे 600 रुपये का किराया देते थे, अब महज 160 रुपये में रेलवे की तमाम सुविधाओं के साथ रांची पहुंच रहे हैं और रेलवे को लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का आज चौथा दिन है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ शामिल हैं। रांची के खराब मौसम के बावजूद महिलाएं तंबू में अपने बच्चों के साथ दिन और रात गुजारने को मजबूर हैं। तमाम परेशानियों के बीच महिलाओं ने साफ कहा है कि उनका आंदोलन अडिग है और बिना मांगों के पूरा हुए वह अपने घर लौटने वाली नहीं है। रांची के मोरहाबादी मैदान में महिला सहायक पुलिसकर्मियों से बात की रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने।
रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा है। तकरीबन 30 से ज़्यादा तंबू हैं, हर जिले के नाम पर एक तंबू है और आंदोलन के पीछे जो एक कहानी है आपको हम वो दिखलाने जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि हर तंबू में एक कहानी छिपी है। महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहाँ आंदोलन करने पहुँची हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ महिलाओं से बात भी करेंगे कि आप जो यहाँ कहाँ से पहुँची हैं और कितनी परेशानी हो रही है। मैं यहाँ चतरा जिला से पहुँची हूँ। मैं यहाँ आंदोलन के लिए आई हूँ। पिछले बार हम लोग का आंदोलन किया गया था, जिसमें कमेटी के साथ बोला गया था कि 15 दिन में आप लोग का बात को रखा जाएगा, जो भी मांगे है वो पूरी की जाएगी। लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं की है। हम लोग का अपना अपना जिला भेज दिया गया और फिर से काम करना चालू कर दिए, लेकिन जो पेमेंट हम लोग का है वही है, कुछ भी नहीं बढ़ाया और ना ही कोई सुविधा दे रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पे, तो न बाथरूम है, नहीं तो कुछ भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। हम लोग बहुत समस्या झेल रहे हैं यहाँ पे और बहुत मतलब कि ये हम लोग का बहुत कठिनाइयाँ करना पड़ रहा है यहाँ पे। और फिर कुछ भी मतलब यहाँ सुविधा नहीं है, इधर उधर जा कर के खाना पीना का भी सुविधा नहीं है उतना हम लोग को। और फिर देख सकते हैं कि यहाँ बारिश का मौसम है और फिर हम लोग कैसे कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहे हैं और रह रहे हैं। जब तक हम लोग को सीधी नियुक्ति नहीं करेगी तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। चाहे हम लोग को 1 साल क्यों नहीं रहना पड़े, चाहे 2 साल क्यों नहीं रहना पड़े, कि हम लोग बार बार आंदोलन करने यहाँ नहीं आएंगे। ये कितना कष्ट होता है, बाल बच्चा लेकर आते हैं, देखिए कितना ठंडा में बच्चा लोग को सुला रहे हैं। देखिए हम लोग पास इतना तो ज़्यादा तो घर का पूरा बोरिया बिस्तर तो उठा नहीं ला सकते हैं। यहाँ प्लास्टिक बिछाए हैं, ऊपर में एक बेडशीट डाले हैं, तो ठंडा में सो रहे हैं। हम लोग किस तरह से रह रहे हैं वो सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। बच्चे को छोड़ के आए हैं, अपना घर परिवार को छोड़ के आए हैं और यहाँ बहुत सारे कष्ट हो रही है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक यहीं रुके रहेंगे। बहुत सारे फर्स्ट दिन तो आए थे तो बाथरूम भी नहीं करने दिया जा रहा था हम लोग को, कि ये मना किया गया है, यहाँ नहीं आप आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत सी परेशानी झेलना पड़ रहा है। लेकिन परेशानी को झेलते हुए जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक यहाँ डटे रहेंगे। परेशानियों को झेलेंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे और सरकार को साफ संकेत है कि इस बार मांगों को मानना होगा। आप परेशानियों का ये नज़ारा, ये तस्वीर भी देख सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि आंदोलन अडिग है, निश्चय अडिग है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा में नहर निर्माण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। सिंचाई विभाग की ओर से लगभग 12 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर लंबे नहर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। मगर नहर निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता की वजह से ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही निर्माण पूरा होने के पहले ही नहर की ढलाई धराशायी हो गई, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और लोगों ने संवेदक पर कार्रवाई की मांग की है। के साथ ही लगभग 2 महीना हो रहा है और ये सामने देख रहे हैं कि सब टूट गया है और टूटने के साथ साथ पुल भी है। इस पुल से लगभग 200 गाड़ी प्रतिदिन जाती है और पुल भी आधा टूट चुका है। दुर्घटना का मतलब संभावना हमेशा है, कभी भी मतलब अचानक दुर्घटना हो सकता है। इस गांव का लूटा जा रहा है। सरकार के होगा कि इतना पैसा से नहर बना, सिंचाई होगा और इसका 1 रुपया का भी लाभ नहीं मिलेगा। ठेकेदार लोग के फायदा इसमें होगा कि सारा पैसा लूट के अपने घर ले जाएंगे। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। बोकारो में भारी बारिश से चिराचास के आशियाना फेज 4 में पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों की करोड़ों की गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। बोकारो में चास नगर निगम के कई वार्डों के घर डूबे हुए हैं। धनबाद पुरुलिया मुख्य सड़क नदी के रूप में तब्दील हो गई है, जिससे लोग परेशान हैं। गढ़वा में नहर निर्माण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों ने संवेदक पर कार्रवाई की मांग की है। लोहरदगा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के घर नगर परिषद टीम बैंड बाजा लेकर पहुंच रही है और जल्द आवास निर्माण पूरा करने की सहमति ले रही है। कोडरमा में हिरोडी शर्माटांड स्टेशन के बीच ओवरहेड वायर पर पेड़ गिरने से रेल रूट बाधित रहा। इस दौरान कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रुकी रहीं। गिरिडीह के पचम्बा इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश की वजह से बाइक के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने से दोनों की मौत हुई।
गोटा के हनवारा थाना क्षेत्र में दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइक सवार जख्मी हो गए। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। दुमका के पत्ताबाड़ी में पुलिस ने अवैध हथियार के कारोबार का खुलासा किया। पुलिस ने हथियार के साथ 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गुमला के गोकुल नगर में मिथिलेश साहू हत्याकांड के मुख्य आरोपी गणेश तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली गई। जामताड़ा पुलिस के सहयोग से असम पुलिस ने एक साइबर अपराधी गौरदास को पोसोई गांव से गिरफ्तार किया। गौरदास पर 65,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज है। पलामू के बेतला नेशनल पार्क परिसर में वन श्रमिकों ने धरना दिया। वन श्रमिकों को अप्रैल के बाद अभी तक का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। लातेहार के नवादी सलैया के जंगल में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांडर का शव बरामद हुआ। वहीं AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद हुए। साहिबगंज में विधानसभा की युवा कार्य एवं खेलकूद समिति ने सिद्धो कान्हो स्टेडियम का निरीक्षण किया। समिति ने काम में देरी पर नाराजगी जताई। साहिबगंज में झारखंड पुलिस बहाली के नाम पर 10.5 लाख की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महिला पुलिस विभाग में हवलदार है। पाकुड़ में अवैध लकड़ी से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने ट्रक और लकड़ी को जब्त कर लिया है। देवघर में खनन विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस ने अवैध गिट्टी लदा ट्रक को जब्त किया। रामगढ़ में कुल्ही पंचायत के उर्बा गांव में भारी बारिश से 2 ग्रामीणों का कच्चा घर गिर गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। झारखंड पुलिस के प्रभारी DGMV राव आज रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट सेरेमनी को लेकर रांची के जैप 1 में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धनबाद के मंडल रेल प्रबंधक ने कोडरमा के थर्मल पावर प्लांट में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें फ्लाई ऐश की लोडिंग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। पूर्वी सिंहभूम के चिटामाटी गांव के ग्रामीण झरने का पानी पीने को मजबूर है। वहीं गांव तक जाने के लिए सड़क भी नहीं है, जिससे लोग परेशान हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।